स्टूडेंट, हाउ आर यू? ओके, तो बच्चों आज आपने चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ क्या होते हैं और डेली लाइफ में हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली इनका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो होता है मैथ में और फिज़िक्स में, और हम कैसे इनको यूज़ करते हैं और ये बेसिकली होते क्या हैं और ये किस टाइप के होते हैं, और इन सारी चीज़ों को और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है, आखिर ये क्या चीज़ है। तो इसमें तो उसके लिए पहले आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है। तो बच्चों समझो ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि घर से स्कूल की तरफ जाना है, और समझो आपकी स्कूल काफ़ी दूर है, ठीक है। आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो तो 30 किलोमीटर वो आपसे दूर है। तो अब रास्ते में क्या होता है कि किसी जगह पे सड़क साफ़ होती है, समझो कहीं पे रोड में ट्रैफिक आ गया और कहीं पे आपको रोड बिजी मिल गया, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी पोजीशन जो थी वो वक्त के साथ साथ डिफरेंट चेंज हुई, मतलब आपने डिफरेंट टाइम में डिफरेंट फासला जो था वो तय किया। अब आप ये देखना चाहते हो कि मैंने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो मैंने कवर किया है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, समझो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपके इस मोशन को डिस्कस करने के लिए कि जब जी आपके पहले 5 मिनट थे तो आपने डिस्टेंस जो था वो 3 किलोमीटर कवर किया था। जब टाइम 10 मिनट्स हो गया तो फिर आपने जी 5 किलोमीटर तय कर लिया था। जब आपका 15, तो दिस सेम्स बोरिंग, ठीक है, ये आपको बोरिंग नज़र आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अगर हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझना हो, ठीक है, सही से विजुलाइज़ करना हो, तो हम क्या करते हैं, इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक तरह के रिलेशन में रख देते हैं, ठीक है, एक तरह की तस्वीर से बना देते हैं जिसको हम कहते हैं ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, देखो ये टाइम जो है इसको हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम रखते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो जो इसका मतलब ये है कि देखो जब आपका पहले 5 मिनट थे तो आपका जो टाइम था वो कितना था, 5 मिनट, और जो डिस्टेंस था वो था 3 किलोमीटर। तो आपने ये 4 से थोड़ा सा नीचे पॉइंट लगा दिया। इसी तरह जब आपका टाइम 10 मिनट्स थे, देखो तो आपका जो डिस्टेंस था वो 5 किलोमीटर था, तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और इसी इन्फॉर्मेशन को आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया और ऐसी आपने कर्व बना दी, यानी इसको आपने स्मूथ कर्व्स के साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपका ग्राफ जो था वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है देखते ही कि कहाँ पे आपकी स्पीड जो थी वो ज़्यादा थी, किस इंटरवल में आपने ज़्यादा फासला तय किया और किस इंटरवल में आपने कम किया, और ये आपको समझने में भी हेल्प करता है। तो इस वजह से हम फिज़िक्स और मैथ्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके रिलेशन को शो कराने के लिए ग्राफ्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ग्राफ क्या होता है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपने एग्जाम में लिख के आनी है अगर वो इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाए। तो व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, यानी दो क्वांटिटीज होती हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम ग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इनमें अब इसकी एग्जांपल जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर आपने ये देखना हो कि आपके टाइम के लिहाज से आपका डिस्टेंस किस तरह से चेंज हो रहा था और आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे थे, तो उसके लिए आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज़ करते हो। पोजीशन टाइम ग्राफ भी यूज़ कर लेते हो पोजीशन में चेंज देखने के लिए, और स्पीड टाइम ग्राफ आप यूज़ करते हो स्पीड में चेंज देखने के लिए, जिसमें आप ये देखते हो कि टाइम के साथ साथ आपकी स्पीड में या आपकी वेलोसिटी में कितनी चेंज आई, ठीक है। अब बच्चों जैसे आपने डेफिनेशन में ये पढ़ लिया है कि हम ग्राफ कितनी चीज़ों में बनाते हैं, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो देखो यहाँ पे है टाइम का एक्सेस, ठीक है। अब टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाता है, हमेशा टाइम जो होता है वो आगे की तरफ जाता है, ठीक है। और ये कभी भी स्लो डाउन नहीं होता, इसकी स्पीड नॉर्मली अगर आप नॉर्मल देखो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में ना जाओ, तो स्पीड जो टाइम होता है उसकी स्पीड तकरीबन सेम ही रहती है, सही है, जब आप नॉर्मल स्पीड के साथ लाइट की स्पीड से कम मूव कर रहे हो तो फिर क्या होता है कि जी आपका टाइम जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा, डिस्टेंस कम होगा तो मैं कम हो जाऊंगा, या अगर इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा फिर मैं इतने मिनट बढ़ूंगा, नहीं। जो टाइम है वो आपका कंटिन्यूसली अपनी रफ्तार में अपनी धुन में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसको किसी दूसरी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है वो कम होती है या ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम है आपका वो किसी दूसरी जो आपका टाइम है वो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता अपने फ्लो के लिए, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। और जबकि ये डिस्टेंस देखो, इसमें क्या है कि डिस्टेंस आपका हो सकता है कि कभी आप कम ट्रैवल करो 5 मिनट में, कभी ऐसा हो सकता है कि आप उसी टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर लो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। आप डिस्टेंस को रोक सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो इस वजह से डिस्टेंस जो होगा वो आपकी वेरिएबल क्वांटिटी होगी। तो इस तरह से दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं किसी भी ग्राफ के अंदर। एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो दूसरी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही होती, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और दूसरी जो होती है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, या वो खुद भी कम या ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं
वेरिएबल क्वांटिटी या फिर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, इज इट क्लियर? अब आपने जी दो क्वांटिटीज़ देख लेंगे, तो सबसे पहले आ जाती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या होती है? द क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी, या फिर इसको हम वेरिएबल क्वांटिटी भी कहते हैं। अब वेरिएबल क्वांटिटी जो होती है उसको हम हमेशा वाई एक्सिस पे रखते हैं, और इसकी एग्जांपल है जो अगर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया तो डिस्टेंस, पोजीशन टाइम बनाया तो पोजीशन, स्पीड टाइम ग्राफ बनाया तो स्पीड आपकी वाई एक्सिस पे आएगी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया तो आपकी वेलोसिटी वाई एक्सिस पे आएगी। ओके, अब आगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर वैल्यूज़। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस ग्राफ में देखो तो टाइम जो है वो अपने फ्लो में चलता जा रहा है, ठीक है। टाइम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई बंदा किधर है, क्या कर रहा है, कितना आपने डिस्टेंस तय किया, कितना नहीं किया। वो टाइम जो है वो आपका कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाना है, बढ़ता ही जाना है। तो इसी वजह से जो टाइम है वो क्या है, आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ओके, तो अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की जो एग्जाम्पल है वो है टाइम, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं हमेशा ही। तो बच्चों अभी तक आपको पता चल गया कि ग्राफ क्या होता है, फिर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में हम ग्राफ क्यों बनाते हैं, और ग्राफ के अंदर किस तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, दो तरह के। अब हमने जो नया टॉपिक शुरू करना है इसी का सेक्शन, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली आपको बताता है कि आपने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता है कि आपका डिस्टेंस तय करने का रेट कितना था, ठीक है। आपको तस्वीर की शक्ल में आपको बताता है कि टाइम के साथ साथ आपका डिस्टेंस किस तरह से चेंज हुआ है, कब वो ज़्यादा चेंज हुआ है, कब वो कम चेंज हुआ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्या होता है, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। द टाइप ऑफ ग्राफ दैट टेल्स अबाउट डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ जो आपको बताता है कि आपके गिवन टाइम में आपका डिस्टेंस किस हिसाब से चेंज हुआ है, तो उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। ये सिंपली आप लिख सकते हो, द ग्राफ दैट टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये इस ग्राफ को देखो, ठीक है। अब इसके तीन केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस है कि जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे होगा तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा। तो उसके लिए देखो, जब आपका टाइम पहले 5 सेकंड था, ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो इस पर 3 मीटर्स पे पड़ा है, ठीक है। जब आपका 10 सेकंड हुआ तब भी 3 मीटर पे पड़ा है, जब आपका 15 हुआ तब भी 3 मीटर पे पड़ा है। इसका मतलब ये है कि टाइम अपने हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन 3 मीटर पे ही है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, वो अपनी जगह से इधर उधर जा ही नहीं रहा, वो बिल्कुल 3 मीटर के ऊपर पड़ा है। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, क्योंकि इसकी कोई भी पोजीशन इधर उधर नहीं हो रही। लेकिन जो अगला केस है ना बेटा, उस वो ये जो हमने पीछे पढ़ा है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये काफ़ी सिंपल था, लेकिन अभी आपने जो पढ़ना है ना वो है केस नंबर 2। और इसमें ये क्या होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करे, तो फिर आपका ग्राफ जो होता है वो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अब आप पहले इस ग्राफ को ना गौर से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले 5 सेकेंड था, ठीक है, और आपके बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो 2 मीटर किया था, ठीक है। तो ये हो गया पहले 5 सेकेंड, उसमें उसने 2 कर लिया, ओके, ठीक है। अब जब आपने 5 किया, यानी अगले 5 से 10 तक गया, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है, फिर 2 मीटर किया है, ठीक है। अब फिर आगे चले जाओ, अगले 5 सेकंड में देख लो क्या होता है जी। यहाँ पे देखो, तो अगले 5 में भी वो क्या करता है, 2 यानी 4 से 6 तक चला जाता है। फिर उससे अगले 5 में देख लो, तो फिर उसने 2 किया। तो इसका मतलब ये है कि टाइम जो है वो इक्वल जो इंटरवल है उसके अंदर जो फासला है वो यूनिफॉर्मली कवर कर रहा है। पहले में भी 5, अगले में भी पहले में भी 2 और अगले में भी 2, फिर अगले 5 में उसने 2 किया। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ भी आप कह सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि वो टाइम के इक्वल इंटरवल में यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब इस ग्राफ जो होते हैं ना, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है बेटा कि अगर आपको सिंपल ये ग्राफ ही दे दिया जाए ना, तो इसी ग्राफ को यूज़ करते हुए आप इस ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में भी बता सकते हो एग्जैक्टली कि कितनी स्पीड थी। तो बच्चों आपने ग्राफ देख लिया, ठीक है। अब समझो ये ग्राफ जो था इसके अंदर जो बॉडी थी उसकी स्पीड जो थी वो यूनिफॉर्म थी, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि स्पीड आखिर थी कितनी, कितनी स्पीड थी। तो उस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इस लाइन की स्लोप, ठीक है। अब स्लोप क्या होती है, तो बेटा स्लोप जो होती है ना बेसिकली, अब देखो सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसकी इक्वेशन होती है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अब y वाला जो है वो ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है। m जो होती है ये स्लोप होती है, ठीक है।
इस लाइन की स्लोप। अब ये स्लोप क्या होती है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, अभी इस फार्मूला को समझ लो आप, ठीक है। अब ये जो x होता है ये इसकी लेंथ होती है, ठीक है, और ये c जो होता है ये x और y इंटरसेप्ट होता है कि ये कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि आपके पास जो c है वो 0 है, यानी जो इंटरसेप्ट है वो आपके पास कितना है, 0 है। तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन जो होगी वो y = mx की फॉर्म में हो जाएगी, और जब आप इस x को उठा के इधर लेके आओगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, यानी आपके पास ये जो स्लोप आ जाएगी वो y/x हो जाएगी, यानी y की लेंथ ओवर x की लेंथ, ठीक है, और ये आपको क्या देगी, इसकी स्लोप देगी। अब फिर प्रॉब्लम तो वही है ना कि हमें यही नहीं पता कि स्लोप आखिर क्या चीज़ है, ये किस ब्ला का नाम है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। बेसिकली स्लोप जो होती है ना वो किसी चीज़ की इंक्लाइनेशन होती है, ठीक है, कि वो चीज़ की ढलवान कितनी है, ठीक है। ढलवान का मतलब ये होता है कि जब आपने अक्सर या रियल लाइफ में या कहीं भी आपने पहाड़ियाँ देखी हों, ठीक है, पहाड़ देखे हों, तो उनकी जो ये वाली जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से होती है, ना तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना ऐसे होती है, बल्कि वो क्या हो रही है, इन दोनों के दरमियान में होती है, कहीं ये ऐसे होती है या ऐसे होती है, यानी ऐसे, इसको हम कहते हैं ढलवान, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है इंक्लिनेशन, जैसे आपने अक्सर बच्चों की स्लाइड्स भी देखी हुई होंगी, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है कि वो ऐसी होती हैं और यहाँ पे बच्चा बैठता है और वो यहाँ पे नीचे खुद से ही स्लाइड करते हुए नीचे आ जाता है, ठीक है। तो कोई भी लाइन जो होती है ना उसकी इंक्लाइनेशन जो होती है, ठीक है, उसको हम उसकी स्लोप कहते हैं कि वो कितना इंक्लाइंड है, कितनी उसकी ढलवान है। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करती है, डिपेंड करती है परपेंडिकुलर बेस के। अब ये चीज़ समझने के लिए ना सबसे पहले आप ये देखो, ठीक है, आपके सामने ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है, लेकिन अगर आप देखो तो आपकी जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये ज़्यादा इंक्लाइंड है, क्यों। अब अगर ये ज़्यादा इंक्लाइंड है, ये कम इंक्लाइंड है, अच्छा, तो क्या होगा कि आप इन दोनों के परपेंडिकुलर को पहले कर लो, कंपेयर करो, इसका परपेंडिकुलर बड़ा है और इसका परपेंडिकुलर जो है वो थोड़ा सा छोटा है, तो इस वजह से इस जब ये देखो ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये है लाइन, सही है। तो जब और ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है बेस, ओके। देखो अब अगर आप चाहते हो कि इस लाइन को और ज़्यादा इंक्लाइन किया जाए तो क्या होगा कि आपका ये इधर आ जाएगी, तो आप देखो ये परपेंडिकुलर बढ़ गया है और बेस जो है वो कम हो गई है, सही है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये लाइन जो है वो थोड़ी कम इंक्लाइंड हो तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा कम इंक्लाइन कर दूँगी। अब देखो अब इसमें क्या हुआ है कि आपकी बेस पहले इतनी थी अब इतनी ज़्यादा हो गई है, और आपका परपेंडिकुलर जो है यानी बेस बढ़ गई है और जो परपेंडिकुलर है वो छोटा हो गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम इंक्लिनेशन इसकी कम कर दूँ तो क्या होगा कि परपेंडिकुलर और छोटा हो गया और बेस जो है वो परपेंडिकुलर और ज़्यादा छोटा हो गया, बेस और ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइन जो है वो ज़्यादा इंक्लाइन कब होती है, वो ज़्यादा इंक्लाइन तब होती है जब उसकी बेस छोटी हो और परपेंडिकुलर जो है वो बड़ा हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि अगर आपने ये लाइन है आपकी, ठीक है, इसको आपने इंक्लाइन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो इसकी इंक्लिनेशन कितनी होगी, ये 0 है, ये तो बिल्कुल इंक्लाइन है ही नहीं, ये तो बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी इंक्लिनेशन 0 है तो उसकी स्लोप भी क्या होगी, 0 होगी। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, इसकी स्लोप बढ़ गई है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया तो इसकी स्लोप और बढ़ गई है, और कर दिया और बढ़ गई। लेकिन जब मैं इसको बिल्कुल ऐसे करूँगी तो यहाँ पे इसकी जो स्लोप है वो मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पे इसकी स्लोप जो होगी वो मिनिमम होगी। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि स्लोप, अब इसकी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या लिख के आना है, तो वो अगर हम उसकी रीडिंग करें, स्लोप इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इट डिपेंड्स अपॉन परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंड करता है। अगर परपेंडिकुलर आपका लार्ज है एंड बेस इज स्मॉल तो लाइन जो होगी वो ज़्यादा इंक्लाइंड होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इससे भी इस फार्मूला से भी आपने देखा कि ये देखो अगर ये परपेंडिकुलर है इसके ये वाली और ये बेस है तो ये y/x, तो ये भी इसकी स्लोप भी बनती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप जो होती है इन दोनों चीज़ों से हमने देख लिया, यहाँ से भी और ये प्रैक्टिकल करके भी और यहाँ से मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि स्लोप जो होती है वो परपेंडिकुलर और बेस के रेशो के बराबर होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की। अब आपने पीछे पढ़ा कि जो आपकी स्लोप होती है वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, परपेंडिकुलर और बेस की रेशो पे। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस की रेशो किसके बराबर होती है, वो tan के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि tan थीटा से हम कोई भी आपका ग्राफ है उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली आप उससे ये कह सकते हो कि हम tan थीटा यूज़ करके किसी भी ग्राफ का हम उसकी ग्राफ के अंदर जो जिस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं कि वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये तो थे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इसी के लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो चलो समझो ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है।
तो पहला पार्ट इसका ये है कि हम टोटल डिस्टेंस उसने जितना कवर किया है उसकी स्पीड देखनी है कि यूनिफॉर्म स्पीड तो थी, हर पॉइंट पे उसकी स्पीड एक जितनी थी, लेकिन वो थी कितनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप लेंगे। तो अगर हम इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर इसका ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ आएगी कितनी, 10। तो y इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूनिट्स नहीं लगा रही क्योंकि अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, और जो इसकी बेस होगी वो 5 से 20 तक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो और x जो है वो आपके पास कितना होगा, क्योंकि उसने टोटल आपकी ली है तो यहाँ से 15 मीटर होगा। तो अगर आपने इसकी स्लोप लेनी है तो वो किसके बराबर आएगी, 10/15, और ये आपके पास आ जाएगा 0.77 और ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉडी जो था जब वो मूव कर रहा था तो उसकी स्पीड जो थी वो कितनी थी, हर पॉइंट पे 0.77 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, और अगर आपने यहाँ से देखो कि अगर आपने स्पीड सिर्फ फाइंड करनी है ए से लेकर बी तक, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आपने ए और बी तक लेनी है तो आप ए और बी तक ही स्लोप फाइंड करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इतनी इतनी किसके बराबर है, 4 से लेकर 10 तक, यानी आपके पास जो y है वो बराबर है 4 to 10 6 हो गया, और x आपके पास है 10 to 20, यानी ये a से जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो 10 है और b से जो है वो 20 है, तो वो आपके पास 10 आ जाएगा। सही है, तो अब आपने यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी है तो ऑफ कोर्स वो किसके बराबर होती है, वो स्लोप के बराबर होती है। तो y/x 6/10, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 0.6। अब होना तो यही चाहिए था क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो चूँकि ये पॉइंट के आगे पीछे होने की वजह से ये आंसर जो है वो सिर्फ 0.1 का फ़र्क आ रहा है। लेकिन ठीक है, अब यहाँ से आपने देख लिया कि स्पीड कैसे फाइंड करनी है और इस ग्राफ को कैरी कैसे करना है आपने। ठीक है, और सारा स्लोप क्या होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आपने तीसरा केस देखना है कि इसमें क्या होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, कि कहीं 5 सेकंड में उसने ज़्यादा फासला तय कर लिया, कहीं पे कम कर लिया, ठीक है, कहीं पे और ज़्यादा कर लिया, यानी उसकी जो आपके पास ग्राफ आता है ना वो किसी किस्म की कर्व की फॉर्म में आता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं आता। जैसे अगर आपने देखा था कि रेस्ट के ग्राफ में क्या था कि जो स्ट्रेट लाइन थी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में आती थी। ठीक है, और फिर आपने वाई एक्स वो जो स्पीड यूनिफॉर्म थी उसमें देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन थी लेकिन वो यहाँ पे इन दोनों एक्सिस के दरमियान में थी। ठीक है, इसको एक जगह पे इंटरसेप्ट करती थी। लेकिन जो वेरिएबल स्पीड में होता है उसमें ग्राफ जो होता है वो आपका कर्व की फॉर्म में आता है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस ग्राफ में भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखना चाहो, मिसाल के तौर पर ये आपका ग्राफ है और आप ये देखना चाहते हो कि पी पॉइंट पे आपकी स्पीड कितनी थी। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर आप एक और एग्जांपल ले लो कि समझो आपने स्कूल से घर जाना है। ठीक है, ये है आपका स्कूल और ये है आपका घर। ठीक है, रास्ते में आपने क्या कहा कि मैं तो भाई यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाऊंगा, मुझे तो कौन रोकेगा। लेकिन बाद में रोकने वाला क्या आ जाता है कि आपका रोड जो होता है वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ब्लॉक होने की वजह से आपको कम जगह मिलती है और वहाँ पे आपकी स्पीड हो जाती है कम, और स्पीड कम होने की वजह से फिर आप घर में पहुँचते हो वेरिएबल स्पीड के साथ। कि पहले आप ज़्यादा स्पीड से स्कूल से निकले, रास्ते में ट्रैफिक जाम था और वहाँ पे आपकी स्पीड कम हो गई, फिर से आपने देखा कि नहीं मेरे तो ड्रामे का टाइम होने वाला है, मैं तो जल्दी घर पहुँचूँगी, तो फिर आपने क्या किया, दोबारा से स्पीड ली और फ़ौरन से आप घर पहुँचे। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि पहले आपने थोड़े टाइम में ज़्यादा फासला तय किया। ठीक है, और यहाँ पे आपने की स्पीड जो थी वो थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर से आपने क्या किया कि यहाँ पे आपकी स्पीड ज़्यादा हुई और घर पहुँच के आपने फ़ौरन से टीवी चलाया। चलो, अब आप देखना चाहते हो कि पॉइंट पी जो था जब आपकी स्पीड कम थी तो उस टाइम पे आपकी स्पीड आखिर थी कितनी, कम से कम कितनी स्पीड थी मेरी। तो जिस पॉइंट पे आपने क्या कोई भी अपनी स्पीड फाइंड करनी है तो आप उस पर क्या करते हो, एक पॉइंट ड्रा करते हो, उस पॉइंट के साथ आप टेंजेंट ड्रा कर देते हो। अब टेंजेंट क्या होता है, बेसिकली टेंजेंट होता है कि अगर कोई भी कर्व है उस
टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व के किसी पॉइंट को, सिर्फ सिंगल पॉइंट को छूती हुई, टच करती हुई साइड से निकल जाए। मिसाल के तौर पर बेसिकली टेंजेंट जो होता है ना वो सर्कल का हम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप, ये एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई आगे निकल जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। और अब आपने पॉइंट का पी पर लेना है, तो यहाँ पे भी आप क्या लोगे, टेंजेंट ड्रा करोगे, ठीक है। अब ये जो लाइन आपके पास आई है, समझो इसको आप नाम दे देते हो ओ ए का, ठीक है। तो इसकी अगर आप स्लोप ले लोगे तो आपके पास पी पॉइंट के ऊपर इसकी आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, डिस्टेंस आपने कवर किया समझो 5 किलोमीटर, चलो मीटर लगा लो, किलोमीटर लगा लो, मर्जी है आपकी, यानी अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। और जो आपने टाइम लिया वो भी कितना लिया, 5 सेकंड या 5 मिनट या जितना भी, सही है। तो अब आपने क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है, तो आप स्लोप लोगे, यानी परपेंडिकुलर को आपने बेस पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो स्पीड आ जाएगी वो 5/5 = 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, सही है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट पी पे आपकी स्पीड इतनी थी। अब आप किसी भी दूसरे पॉइंट पे चाहो तो वहाँ पे भी स्पीड इजीली फाइंड कर सकते हो बाय ड्राइंग टेंजेंट एंड फाइंडिंग द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट लाइन। ओके, इज इट क्लियर? तो बच्चों आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब आपने लेने हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, सही है। अब आपको पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ में आप देखते हो डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में देखो, मिसाल के तौर पर ये आपका घर है, ठीक है। घर से आप गए स्कूल, ठीक है, और वहाँ पे जाते हुए आपको लगे 20 मिनट्स, ठीक है, 10 किलोमीटर है। जब आप वापस आए फिर 20 मिनट लगे। अब देखो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, घर से आप कहाँ गए, स्कूल। तो इसका मतलब है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो था वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अगर आप इसको ग्राफ की फॉर्म में शो करो तो कुछ ऐसे होगा कि पहले आप कहाँ पे थे, घर पे थे, ठीक है। आपने क्या किया कि पहले 10 मिनट में आप स्कूल तक पहुँचे, तो इसका मतलब है कि घर के हिसाब से आपका डिस्प्लेसमेंट जो था वो मैक्सिमम हो गया, सही है। अब छुट्टी हो गई, ठीक है, छुट्टी हो गई तो आपने क्या किया कि स्कूल से घर की तरफ आना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे आप स्कूल से बाहर निकले और घर की तरफ चले, तो इस दौरान क्या हुआ कि स्कूल और घर यानी आपके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट जो था, घर और आपके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट कम होता गया। अब आप अपनी पोजीशन को देख रहे हो ना, ठीक है। ये आपका स्कूल है समझो, ये आपका होम है। होम जो है वो आपने कहाँ पे लिया है, इस वाई एक्सिस की ओरिजिन पे लिया है, ठीक है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे पूरे पे वाई जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। आपने पोजीशन किधर ली है, इधर। तो जब आप शुरू किया तो यहाँ से आपने जाना शुरू किया और आपकी जो पोजीशन थी वो 10 मीटर पे चले गई, ठीक है, किलोमीटर पे चले गए, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो मैक्सिमम हो गया। लेकिन जब आपने स्कूल से दोबारा वापस आना शुरू हुआ तो आपकी पोजीशन जो थी वो घर के करीब करीब आती गई, यानी नीचे की तरफ आती रही। तो इसके नतीजे में आपका डिस्प्लेसमेंट जो था वो कम होता गया, और आपका जो एंड टाइम पे जब आप घर पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल पोजीशन आपकी घर थी, फाइनल पोजीशन भी घर है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या फ़र्क है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है कि आपने घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो डिस्टेंस आपका क्या देखता है कि पूरा डिस्टेंस आपने कितना तय किया है। वो ये नहीं देखता कि आपकी इनिशियल पोजीशन थी कि कौन सी, फाइनल पोजीशन कौन सी थी। बस वो आपको ये देखता है कि आपने पूरा जो डिस्टेंस था वो कितना कवर किया, आप कितना चले हो, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो देखता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या थी, यानी आपने शुरू कहाँ से किया था और आपने एंड कहाँ पे किया है, और इन दोनों पोजीशन के दरमियान में स्ट्रेट लाइन का फासला, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आए तो आपका डिस्टेंस जो था वो तो बढ़ता ही गया ना। पहले आपने 10 किलोमीटर किया, फिर 10 किलोमीटर किया, तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 20। तो आप कहीं से भी घूम घाम के आओ, जहाँ मर्जी जाओ, ठीक है। चाहे आप स्कूल से भी सीधे घर ना आते, स्कूल से आप कहीं और चले जाते और वहाँ पे से फिर घर जाते, फिर भी आपका डिस्प्लेसमेंट जो था वो 0 हो जाना था, लेकिन डिस्टेंस जो होना था वो मैक्सिमम हो जाना था, बढ़ता ही जाना था, बढ़ता ही जाना था, कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है।
क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का इससे कोई लेना देना ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो क्या होता है कि आपका यानी पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। वो कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो सिर्फ ज़्यादा ही होता है। तो आप इस ग्राफ से ये देख सकते हो कि जी जब मैं घर से स्कूल गया तो मेरी वेलोसिटी कितनी थी, और स्कूल से जब मैं घर आया तो मेरी वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स ये गलती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आनी, क्योंकि पोजीशन जो होती है ना वो रिलेटेड होती है डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है वेलोसिटी। तो पहले आप देखते हो कि जब आप घर से स्कूल गए तो तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। तो देखो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर, यानी वाई आपके पास है 10 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम जो आपने लिया है वो 20 मिनट्स लिया है, यानी एक्स आपका कितना है, 20 मिनट। अब आप इसको आवर्स में चेंज कर लो और आपके पास जो इसकी स्लोप आ जाएगी वो y बाई एक्स, यानी 10/20, और ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको सारा कर लो, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपने ये देखना हो कि जब आप स्कूल से घर वापस आए तो आपकी स्पीड कितनी थी, तो उस वक्त आप क्या करोगे, फिर से ये देख लोगे कि पहले ऊपर की तरफ जब आप जा रहे थे, यानी नीचे की तरफ, सॉरी, आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है, y है आपका 10, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये 10 जो होगा ना वो माइनस में होगा, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में y जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो x आपका फिर कितना होगा, 20। तो यहाँ से अगर आप स्लोप लोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 10/20। अब ये आपके पास जो स्लोप आई बराबर आई, क्योंकि आपकी वेलोसिटी जाते हुए भी उतनी थी और आते हुए भी उतनी थी। तो इसका मतलब ये है कि जाते हुए भी आपकी स्पीड जो थी वो 10/20 थी, और जब आप वापस आए तब भी आपकी 10/20 ही वेलोसिटी थी। बस इसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि पहले यानी पहला जो इंटरवल था उसमें आपका जो आपकी पोजीशन जो थी वो टाइम के साथ साथ बढ़ रही थी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था। लेकिन दूसरी टाइम में क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ आपका डिस्प्लेसमेंट जो था वो कम हो रहा था, तो इस वजह से ये नेगेटिव आई है। अगर आप अब कहते हो कि जी हमें तो कोई मसला नहीं है, बेशक आने जाने में कितनी, मुझे तो इस बात से मतलब है कि मेरी टोटल वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। अब टोटल वेलोसिटी क्या करेंगे कि अब आप यकीनन कहोगे कि जी जाने वाली वेलोसिटी और आने वाली वेलोसिटी को ऐड कर दो, यानी m1 + m2 कर दो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्लोप्स जो होती हैं ना उसको हम कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं कि दो, अब आप कहोगे कि अगर हम करें तो इसका फार्मूला क्या होता है कि अगर आपने स्लोप टोटल लेनी है तो आप क्या करोगे, y2 - y1 ओवर x2 - x1, ठीक है, क्योंकि स्लोप्स को आप ऐड नहीं कर सकते। y2 आपका 0 है, y1 भी आपका 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 - 0, x2 आपका है जी 40 और x1 है 0, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा ऑफ कोर्स। अब आप कहोगे कि जी मैम अगर हम उनको दो m1 और m2 यानी +10/20 और इसको -10/20 कर दे तो फिर भी आपके पास 0 ही आएगा, तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि बेशक यहाँ पे आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे अब अगर आप स्लोप्स को ऐड करो तो आपके पास जो आंसर आता है वो ठीक नहीं आता, सेम नहीं आता। तो इस वजह से स्लोप्स जो होती हैं उसको आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम स्लोप्स को कभी ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि काफ़ी दफ़ा आपका आंसर जो होता है वो एग्जैक्ट से कम या ज़्यादा आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है। अब आगे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या स्लोप नेगेटिव हो सकती है। ऑफ कोर्स हो सकती है। अभी हमने फाइंड किया तो है कि जब आपकी पोजीशन जो थी, डिस्प्लेसमेंट जो था वो टाइम के लिहाज से कम हो रहा था, तब आपकी जो स्लोप आई थी वो नेगेटिव आई थी। तो इफ डिपेंडेंट क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंट, यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उनकी स्लोप जो होती है वो नेगेटिव आती है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट टाइम जब इंक्रीज करा था तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पोजीशन जो थी वो नीचे की तरफ आ रही थी, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था, तो इसी वजह से आपकी जो स्लोप आई थी वो नेगेटिव आई थी। अब पोजीशन टाइम में तो आपने देख लिया कि आपकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिव हो सकती है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसमें भी स्लोप नेगेटिव हो सकती है। अब दूसरी बात ये कि क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसके लिए स्लोप नेगेटिव हो सकती है। ऑफ कोर्स नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ना वो दो पॉइंट्स के दरमियान में पाथ लेंथ होती है कि आप कितना कहाँ से घूम के आए हो, डजेंट मैटर, कि पाथ हमेशा बढ़ता ही रहना है, ठीक है। तो इस वजह से जो तो ये इंक्रीज ही करेगी, बेशक आप अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जाएं और फिर दोबारा से इनिशियल पे आ जाएं।
तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ साथ कम नहीं होता, वो हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो इस वजह से डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ की कम होती है, यानी नेगेटिव होती है।